हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। इससे पहले हमने बात की थी अपने फर्टिलाइजेशन की, इम्प्लांटेशन की, और बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हैं इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर इस चैप्टर से रिलेटेड और सारे जो हैं लेक्चर्स अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें जा कर के देख लीजिए। इससे पहले की जो वीडियो अपलोड की है वो भी देख लीजिए। आज ही हमारा लास्ट है, इसमें हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, पार्ट्यूशन एंड लैक्टेशन की बात करेंगे। आज ये लेक्चर का चैप्टर का एंड लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इससे पहले बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि कौन क्या क्या होता है, कैसे क्लीवेज होता है, और कैसे फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है, कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, स्पर्म की एंट्री कैसे होती है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले हमने बात की थी पूरा अपना फर्टिलाइजेशन की। मैंने आपको बता दिया है कि उसमें 4 रिएक्शंस होती हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन से पहले कैपेसिटेशन होता है। अब आप मुझे इस वीडियो में बताएंगे कि व्हाट इज़ कैपेसिटेशन। ठीक है, और जो मोरूला बनता है वो कौन सा कितने आर के बाद बनता है, ये आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि मोरूला कितने आर के बाद बनता है। व्हाट इज़ ट्रोफोब्लास्ट और इम्प्लांटेशन कौन से डे होता है। ठीक है, ये आप मुझे सारे क्वेश्चन बताएंगे, यू हैव टू आंसर। ठीक है, और चलिए अब बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेगनेंसी। मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में पूरा बता रखा है कि कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही निकलते हैं। दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आपको उन हार्मोन्स के नेम आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार एग्जामिनर्स क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स बताइए, तो आपको उसमें इसका आंसर पूरा करना होता है कि जो हार्मोन्स हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं, उनके नेम आपको बताने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। इसमें हम बहुत सारे, आज इस वाली वीडियो में, इस वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे डायग्राम्स भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। और आपको मैंने एक डायग्राम इसमें वीडियो में डाल रखा है, उसमें आपको जो उसकी लेबलिंग है वो पूरा 1 2 3 करके पूरा आपको आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में पूरा। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया था इम्प्लांटेशन, आप बताएंगे कौन से डे पे होता है। इम्प्लांटेशन के बाद देखिए क्या होता है, मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी पहले। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला बताया था मैंने आपको पूरा कॉरियोनिक विलाई कैसे होता है, क्या इम्प्लांटेशन कैसे होता है। देखो जब फर्स्ट हमारा क्लीवेज होता है, उसके बाद मोरूला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। पूरा सब मैंने बता रखा है कि जोना पैलोसिडा कैसे हटती है, क्यों फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन नहीं होता है, क्यों यूट्रस में ही आके इम्प्लांटेशन होता है। और बाई चांस अगर कभी फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, वो भी टाइम की थोड़ा जो नहीं हो पाता है टाइम का मैनेज, तो उस प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं, ये नाम भी आप मेरे को बताएंगे कि अगर कहीं पे कई बार फैलोपियन ट्यूब में अगर जो इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उस टाइप की प्रेगनेंसी को क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या दिखा रखा है पूरा, एक मिनट। ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। ठीक है, कौन सी कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। ये पूरा यूट्रस की वॉल है। ठीक है, पूरा यूट्रस की। तो इसमें से जो कॉरियोनिक विलाई हैं वो सब मिलके क्या बना लेती हैं, एक जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती हैं यूट्रस की लेयर, और किसकी, यूट्रस की, और ये जो है इसका फीटस का पूरा क्या बना लेता है मिलके, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये पूरा प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ठीक है, पूरा ये सब एमनियोटिक फ्लूइड अभी सब बताऊंगी। कॉरियोनिक विलाई मिलके देखो, ये हम इसे कॉरियोनिक विलाई को कॉरियोन क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि जो लेयर होती है फीटस की ऊपर वाली, जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है, यही कॉरियोन मिलके क्या बनाती है, कॉरियोनिक विलाई बनाती है। आगे इतनी बात समझ में, ये सारा मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है अच्छे से, तो आप उसमें जाके देख लीजिए। अब देखिए अपनी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं पूरा। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपेयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। सही, अभी मैंने दिखाया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, अपेयर होता है ट्रोफोब्लास्ट पे, उसे कॉरियोनिक विलाई कहते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू। देखो ऐसे बनाता है ये कॉरियोनिक विलाई, इसके अंदर पूरा ऐसे धंस जाता है, ऐसे करके पूरा ऐसे धंस जाता है। ये यूट्रस की वॉल हो जाती है, ऐसे करके पूरा ये हो जाता है। ठीक है,
chorionic villi which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated. अब interdigitated का मीन क्या होता है? वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरा जो धंस जाता है आपस में, ठीक है। जैसे कि हम मुट्ठी ऐसे दोनों हाथों को मिला के अगर हम मुट्ठी बंद करेंगे जैसे, तो क्या होता है, ऐसे दोनों हाथों को मिला के हम मुट्ठी बंद करते हैं, उस टाइप से पूरा जकड़ जाता है, धंस जाता है, ताकि क्या ना हो पाए, ताकि वो डिलीवरी बिना टाइम से पहले ना हो पाए। और देखो प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, जो सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसका एक प्लग बन जाता है पूरा, ताकि डिलीवरी टाइम से पहले ना हो पाए और ये किसी भी वजह से एकदम से बाहर ना आ पाए बेबी या फीटस जिसका इम्प्लांटेशन हुआ है, ठीक है। देखो ये वाला भी आप देख सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये देखो पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना हुआ है with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta। मैंने आपको बता ही दिया, मैं प्लेसेंटा एक बार और दिखा देती हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये पूरा धंसा हुआ है, ये देखो पूरा ये प्लेसेंटा आ रहा है, ये पूरा देखो कैसे धंसा हुआ है, ये यूट्रस की वॉल है, ये फिर ऐसे 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 करके पूरा उसके अंदर जकड़ा हुआ है, ठीक है। ये कॉरियोनिक वायलस हो गया, ये सब आपको अभी पढ़ने की नीड नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस आप इतना ही देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड से पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, पूरा प्लेसेंटा, और इधर ये क्या है, यूट्रस की वॉल है, ये मायोमेट्रियम आ गई। मैंने बताया था 3 टाइप की लेयर होती हैं यूट्रस में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और तीसरे का नाम आप बताएंगे। आपके लिए आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, आप सबके आंसर मुझे करेंगे। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और फर्स्ट वाली का नेम क्या था, आप ये भी मुझे बताएंगे पूरा आज। आगे इतनी बात समझ में आपको अच्छे से? चलिए दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको पता कि आज मैं आपको बहुत सारे डायग्राम्स दिखाने वाली हूँ। देखिए ये क्या होता है, इस वाले डायग्राम को बोलते हैं गुड्डा पेल्विस। ये जब MBBS या जब गायनोकोलॉजिस्ट आप बनेंगे तो आपके 4th ईयर में पढ़ाया जाता है गुड्डा पेल्विस। ये पूरा उसका दे रखा है कैसे आपको बताना होता है। देखो ये क्या है बच्चों, ये यूट्रस है, यूट्रस की वॉल की इधर ही क्या बन गया, प्लेसेंटा बन गया। मैंने कहा था ना यूट्रस का जो वॉल होता है एंडोमेट्रियम, वो भी जब ये पूरा उसके अंदर जब धंस जाता है तो जब डिलीवरी होती है तो ये वाला पार्ट भी पूरा साथ में निकल के आता है। इस वाले पार्ट को ही हमने डेसिडुआ बोला था। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यूट्रस का भी बाहर निकल के आता है, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह धंस जाता है कि जब डिलीवरी होती है तो उस वो वाला पार्ट भी पूरा बाहर आता है, डेसिडुआ बोलते हैं उसे। देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई, दोबारा देखो ये पूरा यूट्रस का पार्ट है, ये पूरा प्लेसेंटा बना हुआ है अंदर की साइड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई और ये बेबी है। आगे बात समझ में? ये वाला दूसरा डायग्राम देख लेते हैं, एक ये वाला देख लेते हैं। और देखो ये देखो ये पूरा प्लेसेंटा बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये पूरा कॉरियोनिक विलाई है, ये मैटरनल सरफेस है, डेसिडुआ वाला पार्ट भी बाहर आ जाता है। ये देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड आ गया, ये पूरा प्लेसेंटा बन गया, ये यूट्रस की बॉल है, ये पूरा इसमें धंस जाता है अच्छे से, ठीक है। आई होप कि अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये वाला। अब तो इसमें कोई भी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कि क्या कैसे क्या होता है, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको कि अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे, क्या अम्बिलिकल कॉर्ड किसे बोलते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है, डेसिडुआ क्या होता है, कैसे ये जो भी पार्ट बनाता है कैसे बनाता है। एक ये देख लीजिए पूरा, ये देखो रियल का ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड है। एक मिनट, अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई, ये पूरा प्लेसेंटा आ गया, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इधर की साइड, ये इधर दिखा नहीं रखा है इसमें, उसे डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक डायग्राम और आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इसका मैंने आज आपको लेबलिंग करने के लिए भी पूरा दे रखा है, तो अच्छे से समझिएगा। देखो ये पूरा इधर देखो, ये पूरा लेबलिंग करने के लिए भी दिया है मैंने, दिखा देती हूँ पहले मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से और समझें आप। ये देखो बच्चों, ये पूरा लेबलिंग करने को दिया है, मैं इस पर सिर्फ नंबर डाल दूँगी ऐसे 1 2। आपको ये सब कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 क्या है 2 क्या है, इसलिए जो अभी मैं डायग्राम आपको समझाने वाली हूँ उसे आप अच्छे से समझिए। आज ही इसका जो चैप्टर का है वो लास्ट लेक्चर है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझा होगा आपने। आई होप कि आपने अच्छे से समझा, और तब भी अब भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा डायग्राम दिखा दिया, आपको इसकी पूरे की लेबलिंग करनी है, पूरा आपको मुझे बताना है। अब देखिए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। वैसे मैं इसको पूरा पहले वाले लेक्चर में समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार और आज समझा देती हूँ। देखो डे 1 पे क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन होता है। आप सबको पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट में एंटर करता है। इसकी भी मैंने बता दी, फर्टिलाइजेशन के भी 4 होते हैं, एक्रोसोमल, कॉर्टिकल, ये सब मैं बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊँगी। उसके बाद डे 2 पे क्लीवेज होता है, बताइए। फिर कॉम्पैक्शन होता है, मोरूला बनता है,
ठीक है। मोरूला बनने के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है, ये इनर सेल मास बन जाता है। इसी वाले स्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर जोना पेलुसिडा इसके ऊपर लगी होती है, इसी की वजह से फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन नहीं होता है। जब ये यूट्रस में आता है तभी इम्प्लांटेशन होता है। देखो जोना पेलुसिडा हट जाती है और इसका जो पूरा इम्प्लांटेशन देखो हो जाता है। ये यूट्रस की वॉल है पूरा। अब देखो इसे जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये देखो पूरा इम्प्लांटेशन हो रहा है। ये कैसे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है पूरा। ये यूट्राइन की एपिथेलियम है और यहाँ पे पूरा इम्प्लांटेशन हो रहा है क्योंकि जोना पेलुसिडा हट चुकी है। और ट्रोफोब्लास्ट लेयर कैसे नेचर की होती है, स्टिकी नेचर की होती है, इसलिए वो एकदम से जाके उसमें चिपक जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पूरा इम्प्लांटेशन हो चुका है। इसके बाद देखो इसमें लेयर का डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है। जर्माइनल लेयर बननी शुरू होती हैं, सेल मास डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है। कौन कौन सी लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये सारी लेयर बननी शुरू होती हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर, एपीब्लास्ट, ये सब बनना शुरू होता है। और बीच में देखो आर्केंट्रॉन कैविटी बन जाती है। अब इसके आगे का डायग्राम में कुछ और डायग्राम दिखाऊंगी, तब यहाँ से आगे का समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ तक आपने पूरा पहले की वीडियो में समझ रखा था, यहाँ से आपने नहीं समझ रखा था, आपको नहीं पता आर्केंट्रॉन कैविटी क्या होती है, ब्लास्टोपोर क्या होता है, तो मैं आपको इसके लिए दूसरा डायग्राम दिखाऊंगी पहले। ये देखो बच्चों, इसमें क्या ब्लास्टुला मैंने आपको बता रखा है, ट्रोफोब्लास्ट सेल और इनर सेल मास। अब इसको हम ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला से डिफ्रेंशिएट करते हैं। गैस्ट्रुला इम्प्लांटेशन के बाद बनता है। इसमें 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और ये जो अंदर की जो कैविटी बनती है, जो इनर सेल मास, जो ब्लास्टो ये जो कैविटी बनी थी अंदर वाली, देखो यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट सेल लगे थे, यहाँ पे ये इनर सेल मास लगा था। ये जो कैविटी बनती है अभी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर्केंट्रॉन कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो इसका जो पोर खुला रहता है उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। आगे इतनी बात समझ में। ये देखो ये ब्लास्टोपोर, ये जैसे कि हमने ये बनाया, ऐसे करके बनाया, तो यहाँ पे जो पोर खुला रह गया इसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। और जो इसके अंदर की कैविटी उसे आर्केंट्रॉन कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस कर लेता है कि पहले कौन सी लेयर बनी है, तो आपको क्या लगेगा कि पहले एक्टोडर्म बनी होगी, फिर एंडोडर्म बनी होगी एंड फिर मीजोडर्म बनी होगी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि पहले कौन सी लेयर बनती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पहले बनती है एंडोडर्म। ये कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन कि पहले कौन सी लेयर बनी है गैस्ट्रुला में, तो कौन सी बनती है, पहले बनती है एंडोडर्म, फिर बनती है एक्टोडर्म। मतलब क्या होता है, पहले अंदर वाली लेयर बनेगी एंडोडर्म, फिर ऊपर वाली बनेगी एक्टोडर्म एंड देन कौन सी बनेगी, मीजोडर्म। तो एंडोडर्म, एक्टोडर्म और फिर बनती है मीजोडर्म। ये आप सीक्वेंस अच्छे से याद रखेंगे, पूरा अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि पहले बनती है एंडोडर्म, फिर बनती है एक्टोडर्म एंड देन मीजोडर्म। आगे इतनी बात समझ में पूरा अच्छे से, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको पूरा समझ में आ गया ना, कैसे कैसे कौन सी लेयर बनती है। ये एक डायग्राम और आपको देखो, ब्लास्टोसिल कैविटी थी, पूरा बताया था, ब्लास्टोसिल कैविटी थी, फिर ये आर्केंट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर पहले कौन सी बनेगी, जल्दी से बताइए, पहले कौन सी बनेगी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म। और ये जो खुला रह जाता है ये क्या होता है, ब्लास्टोपोर। ये अंदर वाली कैविटी कौन सी होती है, आर्केंट्रॉन। अब देखो ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। ये लेट गैस्ट्रुला है, ये अर्ली गैस्ट्रुला है क्या। और इस वाली जो प्रोसेस होती है इसको बनने को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कहते हैं। आगे इतनी बात समझ में अच्छे से। अब जल्दी से इस वाले डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसमें और बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने अभी यहीं पे ख़त्म कर दिया था पूरा, यहाँ पे पूरा बता दिया था, इसके आगे का नहीं बताया था, तो अभी बताऊंगी मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने। देखो बच्चों, इसमें हम कर लेते हैं, सेल मास डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसमें लेयर बनती है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा इसलिए ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। जितना हमारे सिलेबस में है उतना मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। इसमें बता रखा है कि मीजोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर मीजोडर्म स्प्रेड कैसे होती है, और फिर एमनियोटिक कैविटी कैसे बनता है। एमनियोटिक का आपके में दे रखा है, इसलिए मैं थोड़ा एमनियोटिक का बता दूँगी आपको। देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, ये जो एपीब्लास्ट है, आपको दिख रहा है एपीब्लास्ट पूरा, ये जो सेल का जो इम्प्लांटेशन के बाद जो सेल का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, एपीब्लास्ट, यही वाली लेयर क्या करती है, एक्टोडर्म को, इससे ही एक्टोडर्म लेयर बनती है। इसलिए आप याद रखिएगा। एक मिनट, मैं इसे जूम कर लेती हूँ। इम्प्लांटेशन तक पूरा समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको गैस्ट्रुला बताया कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म कैसे बनती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कौन से वाले सेल से बनती है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात आती है एपीब्लास्ट की। ये देखो एपीब्लास्ट बना है, हाइपोब्लास्ट बना है और ट्रोफोब्लास्ट बना है। तो एपीब्लास्ट लेयर से क्या बनता है, E4 एपीब्लास्ट, E4 एक्टोडर्म, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो
एपिब्लास्ट लेयर से क्या बनता है, एक्टोडर्म वाली लेयर बनती है। ये देखो एक्टोडर्म वाली लेयर बनती है, ठीक है। और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हो गई और ये एपिब्लास्ट सेल हो गई। ये कौन सी है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है और ये एपिब्लास्ट सेल है। एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म बनना है, तो इन दोनों के बीच में जो बच्चों ये स्पेस होता है, इसमें दिखा नहीं रखा है। एपिब्लास्ट के बीच में जो एपिब्लास्ट वाली लेयर है, एक मिनट में इसे अलग पेन यूज़ कर लेती हूँ इसके लिए, पूरा ध्यान से देखना बस, क्योंकि इसमें एमनियोटिक कैविटी का आपको पूरा समझ में आएगा और वो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो बच्चों, ये हाइपोब्लास्ट वाली लेयर है पूरी, सॉरी एपिब्लास्ट वाली, ये वाली देखो एपिब्लास्ट हो गया, पूरा एपिब्लास्ट हो गया। ये एपिब्लास्ट से क्या बनेगी, बाहर वाली लेयर बनती है एक्टोडर्म, उसके बाहर जो लगी होती है वो लगी होती है ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। जो ट्रोफोब्लास्ट और जो एपिब्लास्ट के बीच में यहाँ पे कहीं पे कोई स्पेस होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस होता है, उसी स्पेस को बच्चों हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। नहीं आया समझ, देखो मैं एक बार और बता देती हूँ। मैंने अभी तक आपको क्या बताया था कि बाहर ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर होती है, अंदर इनर सेल मास होता है, ठीक है। अभी जो इनर सेल मास है ये क्या करता है, अपने को डिफ्रेंशिएट करता है। क्या करता है बच्चों, अपने को क्या करेगा, ये डिफ्रेंशिएट करेगा। डिफ्रेंशिएट करने में ये बहुत सारी टाइप की लेयर बनाता है, जैसे कि एपिब्लास्ट हो गया, हाइपोब्लास्ट हो गया, तभी तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म बन रही है। तो एपिब्लास्ट से क्या बन रही है हमारी, मैंने भी बताया आपको, एक्टोडर्म बन रही है, ठीक है। तो जो ये एपिब्लास्ट सेल है इससे क्या बनेगी, एक्टोडर्म बनेगी। और ये ऊपर तो है ही ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं वो तो चिपचिपे हैं, स्टिकी नेचर के, वही तो चिपकते हैं जाके, तो ये तो रहेगी। तो एक्टोडर्म, एपिब्लास्ट सेल समझ लो या फिर एक्टोडर्म समझ लो, कुछ भी समझ लो, क्योंकि एपिब्लास्ट सेल से ही एक्टोडर्म बन रही है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं बच्चों। और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। अब इसका क्या काम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, ये बेबी को शॉक से बचाता है, ठीक है। क्या करता है, ये बेबी को शॉक से बचाता है, किसी भी झटके से बचाता है ये एमनियोटिक फ्लूइड। आगे अब वाला डायग्राम पूरा अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अभी आपकी में नहीं दे रखा है तो ये आपको मैं नहीं बताऊंगी, एक मिनट। अब ये देखो मीजोडर्म फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसमें ये पूरा दे रखा है अपना, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए बताना ज़रूरी नहीं है इतना कि मीजोडर्म की कैसे स्प्रेडिंग हो रही है, कैसे एमनियोटिक सैक इनलार्जमेंट हो रहा है। एमनियोटिक का मैं आपको पूरा बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया, बस आपको वहीं तक की पूरी लेबलिंग करनी है, सारे की नहीं करनी है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिया था, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी पे चलते हैं अपनी। देखो बच्चों पे आ गए, अब प्लेसेंटा मैंने दिखा दिया कैसे कैसे पूरा हो रहा है। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ, आपको पता है ये प्लेसेंटा क्या सप्लाई कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन या गैसेस का एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है। तो क्या क्या एक्सचेंज करेगा, वो ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा एम्ब्रियो को, और ऑल्सो रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है फीटल का उसको उसके थ्रू बाहर निकाल देगा। द प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एंड, आपको पता ही है, देखो ये प्लेसेंटा होता है पूरा, यहाँ से एक अम्बिलिकल कॉर्ड जाती है और यहाँ पे ये बेबी होता है, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ से प्लेसेंटा क्या काम करता है आपको पता ही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, और किससे जुड़ा रहता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, जो किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा ऑल्सो, मैंने बताया था प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू के तरह भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लाइक एचसीजी। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, पहली बात तो अब हम प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो हम बायो की लैंग्वेज में बोलेंगे। तो प्रेगनेंसी टेस्ट को बायो की लैंग्वेज में बच्चों क्या कहा जाता है, ग्रेविडेक्स टेस्ट, ग्रेविडेक्स टेस्ट। आप इस बात को याद रखेंगे। और प्रेगनेंसी टर्म को क्या बोला जाता है, जैसे कि डिलीवरी की टर्म को हम पार्ट्यूशन बोल रहे थे, ऐसे ही हम इसको प्रेगनेंसी को क्या बोलेंगे, ग्रेविडा। हम क्या कहते हैं कि प्रेग्नेंट है, लेकिन डॉक्टर्स ग्रेविडा वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, ग्रेविडा। और जो टेस्ट होता है, जैसे उससे किट से, किसी भी किट से जो भी प्रेगनेंसी का जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट। आई होप कि आपको ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन तो वैसे भी निकलते हैं, लेकिन ये 2-3 प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन।
ठीक है। अच्छा एक बात और, हमें पता कैसे चलता है कि प्रेगनेंसी जो है वो टेस्ट पॉजिटिव प्रेगनेंसी हो गई है? तो यूरिन में कौन सा हार्मोन का प्रेजेंस होता है जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है? तो कौन से का होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में, HCG। और मैंने इससे आपसे बोला भी था कि इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, प्लेसेंटल हार्मोन होता है। और फिर एक और होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, HPL जो होता है वो क्या काम करता है? मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। आगे बात समझ में इतनी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा पूरा। एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन। देखो ये सारे हार्मोन किससे निकल रहे हैं? HCG, HPL, ये सब किससे निकल रहे हैं? प्लेसेंटा से। अब एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है ओवरी से। कहाँ से निकलता है बच्चों? ओवरी से। अच्छा इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन, अच्छा वो बाद में बताऊंगी ऑक्सीटोसिन का, पहले रिलैक्सिन का सुन लीजिए। ये ओवरी से सिक्रीट होता है पूरा, और ये प्रेगनेंसी हार्मोन ही होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जो अभी लाइन में आपको बता रही थी वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगी, क्योंकि कुछ और उसके लिए हमें पढ़ना होगा। अगर अभी बता दूँगी तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। चलिए, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए इनको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल और ये प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये भी इंक्रीज्ड हो जाते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स इंक्रीज्ड हो जाते हैं, हार्मोन का लेवल, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम में जो बिहेवियर में भी, जो वुमेन का जो बिहेवियर है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्यों इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखने का। तो जब ज़्यादा सिक्रीट होगा तभी तो उसको मेंटेन कर पाएगा, तभी तो इम्प्लांटेशन हो पाएगा, ठीक है। आर इंक्रीज सेवरल फीटस इन द मैटर, कहाँ पे थे? हाँ, आर इंक्रीज several folds in the maternal blood. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth. आपको पता ही ये सब हार्मोन्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फीटल ग्रोथ में इनका होता है रोल। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होने अब शुरू हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको अभी डायग्राम में बताया पूरा। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखो आज ही हमारा चैप्टर लास्ट है, मतलब लेक्चर लास्ट है। इनटू एन आउटर लेयर, मैंने बताया पहले एक्टोडर्म बनती है, फिर एंडोडर्म बनती है। एक्टोडर्म मैंने बताया एपिब्लास्ट सेल से बनती है, और जो एपिब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में जो हमारा कैविटी होता है उसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, शायद NCERT में पता नहीं लिखा है, शायद नहीं लिखा है। ए मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। तो पहले कौन सी लेयर बनती है बच्चों? एंडोडर्म, देन एक्टोडर्म और देन मीजोडर्म। ये तो पूरा आपको याद रखना ही है, पूरा सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। These three layers give rise to all tissue organs in adults. ये तीन जो बनते हैं, जो बनती हैं लेयर, यही क्या करती हैं? सारे जो टिश्यू या ऑर्गन्स होते हैं एडल्ट्स में बनाते हैं, ठीक है। इट्स नीड्स टू बी मेंशन दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंसी टू गिव। और इसमें कुछ स्टेम सेल्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, उनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी चीज़ में चेंज हो सकें। आगे बात समझ में इतनी? अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको आप सर्च करेंगे। अगर नहीं आता होगा तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि एक लेक्चर और ले लेंगे फिर हम इसका। पहली बात तो ये बताएंगे आप कि यहाँ पे क्वेश्चंस थे कुछ कि उसका डॉग का, कैट का और एलिफेंट का प्रेगनेंसी मंथ में क्या होता है, मतलब डू यू नो फॉर हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स, ये सब आप मेरे को बताएंगे। अब यहाँ से बात करते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ। अब देखो इसमें बहुत अच्छे से पूरा ये दे रखा है कि आफ्टर 1 मंथ के बाद हम हार्ट बीट सुन सकते हैं बेबी की। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पुटअप कर सकता है क्वेश्चन कि कितने मंथ के बाद जो है वो हार्ट फॉर्म हो जाता है। तो आफ्टर 1 मंथ हार्ट इज़ फॉर्म्ड। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ, या आप पूरा इसको जैसे नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, पूरा हार्ट फॉर्म हो जाता है, इसका अलग से एक चार्ट बना लीजिएगा पूरा। सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स हो जाते हैं उसके, लिम्स एंड डिजिट्स, हाथ, हैंड एंड लेग्स।
बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह लीजिए 3 मंथ्स के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल लिम्स बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बनने लगते हैं और वेल डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपेयरेंस ऑफ हेयर, बॉडी के ऊपर उसके हेयर की अपेयरेंस दिखने लग जाती है, हेड के ऊपर हेयर आने लग जाते हैं 5th मंथ में। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स या सेकेंड ट्राइमेस्टर कह लीजिए द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर, बॉडी पे पूरे पे फाइन हेयर आने लग जाती है। पूरा आप इसका चार्ट बना लीजिए अलग से। आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेज़ बनने लग जाते हैं और 9th मंथ के बाद फीटस जो है वो फुली डेवलप एंड इज़ रेडी फॉर द पार्ट्रूशन। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब देखो पार्ट्रूशन एंड लैक्टेशन पे चलते हैं, फिर उसके बाद हमारे पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन आपको पता ही 9 मंथ की होती है और प्रेगनेंसी को ग्रेविडा बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। अब इसमें देखिए एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे वो वाली बात बता रही थी मैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है। कैसे रिलीज़ होता है, क्यों रिलीज़ होता है? वो इसलिए रिलीज़ होता है क्योंकि जो यूट्रस की जो लेयर है मायोमेट्रियम, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, पहली बार से और ज़्यादा रिलीज़ होता है। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी बॉडी उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन, फिर जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ज़्यादा जो है वो और कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं एक बार। 9 मंथ विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड इज कॉल्ड पार्ट्रूशन। मैंने बता ही दिया था फर्स्ट लेक्चर में। पार्ट्रूशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्या बोल रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म? क्या मतलब? ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हो रहा है। The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induced mild uterine contraction called fetal ejection reflex। कुछ देखो, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितनी भी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कुछ प्लेसेंटा भी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो उसको एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। किससे कहते हैं? कि जितना मायोमेट्रियम दुगना कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जितना भी पूरा कॉन्ट्रैक्शन है, इसको क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। आपको मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल। यूट्राइन की भी कौन सी मसल्स पे? मायोमेट्रियम पे। आप खुद सोच सकते हैं कितना पेन होता होगा, जितना मतलब दुगना अगर ऑक्सीटोसिन निकल रहा है तो दुगना पेन, फिर जितना पेन उतना ज़्यादा फिर ऑक्सीटोसिन, फिर उससे ज़्यादा पेन। समझ सकते हैं। दिस ट्रिगर्स रिलीज टू, ये सब बता दिया मैंने। देखो, स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेटेड फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, फिर से उतना ही ज़्यादा पेन। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल पार्ट्रूशन। सून आफ्टर द infant is delivered the placenta is also expelled out। placenta को ट्विंस भी बोला जाता है बेबी का। ठीक है, also expelled out of the uterus। what do you think the doctors inject to induce delivery? अब आप मुझे इसका आंसर देंगे कि क्या डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते हैं डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए। आपको अच्छे से अभी इसमें आंसर मैंने बता ही दिया, लेकिन आप मेरे को एक बार और बताएंगे। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग। मेमरी ग्लैंड पे कौन काम कर रहा है? HPL काम कर रहा है। कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? HPL काम कर रहा है। प्लेसेंटा से निकला था, अभी पीछे ही बताया था मैंने आपको पूरा। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस लैक्टेशन बोलते हैं इसको। जो फर्स्ट कुछ दिनों का जो मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, येलोइश कलर का होता है। इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज़ में बहुत मात्रा में पाया जाता है। सेवरल एंटीबॉडीज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। इसलिए बोलते हैं कि जो मदर का जो मिल्क होता है वो बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, और फर्स्ट कुछ दिनों के मिल्क को क्या कहते हैं? लैक्टेशन को कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। कौन सा हार्मोन काम करता है? HPL काम करता है। आगे बात समझ में इतनी। आज ही हमारा पूरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। एक दो डायग्राम और दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो बच्चों, कैसे पूरा दिखा रखा है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में क्या होता है, 4 मंथ में लिम्स बनने लगते हैं, फाइन हेयर आने लगते हैं, ये सब दिखा रखा है। और 9th मंथ में बेबी पूरा मैच्योर हो जाता है। ठीक है, आ गया पूरा बात समझ में। ख़त्म करें अपना लेक्चर अब यहीं पे।
कुछ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट रह रहा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल फिर एक लेक्चर ले लूँगी उन सारे क्वेश्चंस का जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ रहा तो नहीं है? अगर कुछ रह गया हो, कोई टॉपिक रह गया हो तो उसका भी आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम ये वाला टॉपिक रह गया है, ये आपने नहीं करवाया है। ठीक है, चलो आज के लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। अब नया अपना जो है चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।